हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 12 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिससे पहला आर्टिकल बात करता है निठारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। इस आर्टिकल में आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा कि निठारी केस था क्या, फिर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उस वर्डिक्ट में कुछ टर्म्स हैं, मतलब ग्राउंड्स हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जिसमें क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर बात हुई है। यहाँ पे आपको बताऊंगा रिव्यू पिटीशन के ऊपर, स्पेशल लीव पिटीशन के ऊपर, साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी डिस्कशन होगा। फिर मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन इन सभी पॉइंट्स को ऑथेंटिकेट करता है, कहां पे ये सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर होते हैं, और वो चीज़ बताऊंगा तो मेंस के आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर से कनेक्टेड जो PYQ होगा वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दिल्ली के रेड फोर्ट का जो एक्सप्लोजन हुआ था। आप ऑलरेडी न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे होगे, देख रहे होगे, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग चुका है। तो मैं आपको जो न्यूज़ में चल रहा है 40 वो चीज़ नहीं कन्वे करूंगा। यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें जो टूल्स का इस्तेमाल किया है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं टूल्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर सवाल पूछती है। जैसे आपसे क्या पूछा था, बायो सेंसर्स क्या होते हैं, सॉरी बायो सीजर्स क्या होती है, माइक्रो सैटेलाइट DNA के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, रेडार्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो वर्क कैसे करते हैं, उनका एप्लीकेशन बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने COP30 जो हो रही वाली है वहां पे अपना स्टैंड बताया है, और जब स्टैंड बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस हुआ है। फिर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। दोनों को कनेक्ट करके जो PYQs उठे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर होने की वजह से यहाँ पे ग्रैप का 2 रिस्पॉन्स दोबारा से लागू कर दिया गया है। मैं बताऊंगा ग्रैप 1 2 3 4 क्या होता है। यहीं पे आपको मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो बॉडी है स्टैट्यूटरी बेसिकली, उसके बारे में बताऊंगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यूस उन्हें पता होगा ये आर्टिकल पहले भी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, इवन दो COP30 के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। रीजन क्या है, क्योंकि नेवर एवर लुक फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि अगर आप सिर्फ नया ढूंढोगे तो पूरे यूट्यूब पे आपको हजारों चीजें बेटा मिल जाएंगी जो एकदम नई और डायनेमिक होंगी, और आपको पढ़ते ही लगेगा कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कभी भी ये अप्रोच मत रखना, ऑलवेज यूज दिस CSP मेथड। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो उसका स्टैटिक पोर्शन देखो। क्या जो पढ़ाने के 1 घंटा, अगर आपने कहीं 1 से 2 घंटा भी लेक्चर अटेंड किया है और वो करने के बाद अगर आप एक सिंगल या 2-3 PYQ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन आपको रियलिटी पता है बेटा, इट इज ऑल वेस्ट। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत जेनरिक है, कोई कुछ भी आके पढ़ाएगा, वो चीज कहीं ना कहीं जरूरी लगेगी आपको, तो आपको लगने पे नहीं जाना। यू शुड नेवर राइट व्हाट यू नो, यू शुड ऑलवेज राइट, जैसे सुना होगा ना, यू शुड राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो सेम वही चीज है, आप वो मत करो जो आपका मन कर रहा है, आप वो करो जिसकी डिमांड है एग्जाम में। डिमांड क्या है, एक राइट अप्रोच की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किस चीज के ऊपर, हाँ यहीं पे ऊपर देखेंगे GS3 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस चीज के ऊपर है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर, जो कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स से कनेक्ट करेगा। फिर यहीं पे आपको मैं सेंट्रल, या आप कह सकते हो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है जस्टिस PS नरसिम्हा ने कुछ एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कही है, और ये चीज आपकी GS पेपर 2-3 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो रिलीजियस डिस्कोर्स होता है उससे थोड़ा हट के बात हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मतलब इनका कहना है कि धर्म में जो बातें कही गई हैं वो उतनी ज्यादा नहीं सही हैं। अब ये नहीं कह रहा सही नहीं है, इन्होंने अप्रोच थोड़ा चेंज किया है। अप्रोच में कहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए किसी भी स्पीशीज की इंपॉर्टेंस को डिसाइड करने का। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है आपको पहले वो समझाऊंगा अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा कैसे ये थोड़ा सा अलग हटके है और कैसे अपने आप मेंस पेपर में इन सब चीजों को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि ये निठारी केस था क्या। निठारी बेसिकली एक विलेज था, पहली चीज।
अब इस विलेज में क्या हुआ था, यहाँ पे जो सुरेंद्र कोहली थे, इनके ऊपर बोलते ना इल्ज़ाम लगा था या इनको एक्यूज़ किया गया था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मार के गाड़ा गया था। तो ये बेसिकली इंठारी विलेज में हुआ था, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको पूरी लाइफ सेंटेंस दे दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, बेसिकली इनको बरी कर दिया, ये बोल के कि भाई साहब हम लोग पेनल्टी या फिर ये जो आपका बोलते हैं ना जो जुर्माना लगाते हैं या फिर जो जजमेंट पास करते हैं, कैपिटल जजमेंट हो या फिर लाइफ सेंटेंस की चीज़ें हो, वो केवल ऐसे ही हवा में नहीं कर सकते हैं, हमें एक प्रॉपर ग्राउंड चाहिए। अगर हम प्रॉपर ग्राउंड के बिना एविडेंसेस जो होंगे या फिर जो एक रीजनेबल फेयर तरीके से किसी भी चीज़ को जज करने का तरीका होता है, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस कैरेज कर देगा जस्टिस को। इस ग्राउंड पे इन्होंने क्या कहा है, इनको एक्विट कर दिया है। जो कोहली है, जो सुरेंद्र कोहली, इसके ऊपर ऑलरेडी 12 से ज़्यादा केसेस हैं जो लगे हुए थे और वो सब में एक्विट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलायबल एविडेंस और प्रोसीजरल लैप्सेस दिखे थे। अब यहाँ पे ये जो इनको एक्विट किया गया है, ये क्यूरेटिव पिटीशन में एक्विट किया गया। अब सुनते लगे सर व्हाट इज दिस क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। अब आपको क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या, एकदम आसान सी लेमन भाषा में समझो। कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट XYZ कुछ भी, या सुप्रीम कोर्ट इवन, हर एक चीज़, अगर कोई अपना जजमेंट पास करते हैं और वो जजमेंट किसी भी पार्टी को समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, वो जनरली यहाँ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में एक टूल होता है, बेसिकली एक तरीका होता है, मैकेनिज्म, स्पेशल लीव पिटीशन का। तो सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे भाई हमें जजमेंट नहीं पसंद आया, आप जो है दोबारा से इस पर सुनवाई कर दो। इवन तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो उन्होंने पास किया। अगर किसी एक पार्टी बोलती है सुप्रीम कोर्ट भैया हमें ना आपका ये जो दे रखे हो जजमेंट पास क्यों, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आप हमें दोबारा इसकी सुनवाई करो। तो अब SLP को अगर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, कहता है नहीं सुनूंगा, तो उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटीशन का। अभी क्यूरेटिव पिटीशन कब होती है, मतलब जब उस पार्टी को लगे कि भाई ये तो बहुत ही बोलते हैं ना ग्रेव मिस जस्टिस हुई है यहाँ पे अगर हमने प्रॉपर तरीके से खड़े होके नहीं बोला तो हमारे साथ बहुत मिस कैरेज हो जाएगा जस्टिस का। तो ये चीज जब होगी तब क्यूरेटिव पिटीशन का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई पॉइंट तो हो सकता है, तब वो क्यूरेटिव पिटीशन का ग्राउंड लेकर के इनकी पिटीशन की सुनवाई करेगी और सुनवाई करके अपना जजमेंट पास करेगी। बट कंडीशन क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन ऐसे ही नहीं कि कैसे लेके चले जाओगे, यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट होता है उसका प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होगा। भैया ये क्यूरेटिव पिटीशन है तभी जाएगा, नहीं तो क्या होगा, हर दूसरा तीसरा इंसान आके बोलेगा मिस कैरेज, क्योंकि हर एक के लिए उसकी प्रॉब्लम सबसे सीवियर होती है, तो हर दूसरा इंसान बोलेगा मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, बहुत ज्यादा मिसकैरेज हुआ है जस्टिस का, तो मुझे आप ये प्रोवाइड कर दो। ये जनरली नहीं होता। तो क्यूरेटिव पिटीशन का एक तरीका देखा, जब आपका एक SLP रिजेक्ट हो जाएगा तभी क्यूरेटिव पिटीशन होगा, डायरेक्टली आपको क्यूरेटिव पिटीशन नहीं मिलेगी। तो क्या लिखा है, द फाइनल लीगल रेमेडी बिफोर द कोर्ट। अब यहां पे क्या है, मेन चीज आपको मैंने बताई कि जब आपका एक बार प्रॉपर तरीके से कोई पिटीशन कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने यहां पे देखिए एक प्रॉपर टेबल बनाया। देखिए क्यूरेटिव पिटीशन में यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे जब डिसमिस हो जाती है रिव्यू पिटीशन, तब वहां पे और ग्राउंड ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, जुडिशियल इनोवेशन है बेसिकली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 136 में स्पेशल लीव पिटीशन, इसमें क्या होता है आपको ऑलरेडी बताया कि एक पार्टी को नहीं समझ में आया, वो जाएगी बोलेगी भैया हमें ना जो आपने जजमेंट पास किया था हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब अगेन ये तो मैं आपको मजाक में बता रहा हूँ, बट रियलिटी ऐसे नहीं होती है। रिव्यू पिटीशन में क्या होता है, रिव्यू पिटीशन बेसिकली ये होता है भैया जो कुछ भी जजमेंट पास हुआ है उसको रिव्यू किया जाए दोबारा तरीके से, ठीक है, वो 137 में बात होता है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट है एरर जो होते हैं, कभी भी कोई जजमेंट में एरर होते हैं तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन होती है। स्पेशल लीव पिटीशन में क्या होता है भैया, एक पार्टी जाएगी बोलेगी भैया अपील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू इज नथिंग बट बेसिकली जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव या फिर जो आपका लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है जनरली, अगर कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस के अगेंस्ट काम होता है, कभी कोई एग्जीक्यूटिव करती है या लेजिस्लेटिव को ऐसा लॉ बना देती है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या वॉयलेट करे, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू होता है। तो जुडिशियल रिव्यू पूछा जाए तो क्या है, ये जुडिशरी की एक ऐसी पावर है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करती है किसी लॉ की या किसी पर्टिकुलर एक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस कर दिए मैंने आपको यहाँ पे। अब आप नोटिस करिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है,
जो APFC 23 में क्वेश्चन पूछा गया था क्या है, यहां पे क्यूरेटिव पिटीशन के गार्ड में क्या सही है, तो क्या केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, बिल्कुल। इट कैन बी एंटरटेन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट के पास नहीं है क्यूरेटिव पिटीशन। जो आपकी क्यूरेटिव पिटीशन है इट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट कहता है सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट। मैंने ऑब्वियसली कहा कि आप ऐसे ही नहीं क्यूरेटिव पिटीशन ले जा सकते हो, पहले तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट होगी, तब आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, तो 1 and 3 इज द राइट वन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं ट्राइबल बिजनेस का कॉन्क्लेव हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया था ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा न्यू दिल्ली में। इसका मेन एम क्या था, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको हाईलाइट किया जाए कैसे वो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ही की ड्राइवर्स हैं, वो केवल स्कीम्स के बेनिफिशियरी नहीं है। मतलब जो ट्राइबल में कबीले में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम्स बना रही है, वो सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं, वो खुद भी अपने आप में एक ड्राइवर हैं, उनके पास खुद का एक बोलते हैं ना पहचान है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि ये क्यों कहे गए, दे आर कॉल्ड ड्राइवर्स ऑफ प्रोग्रेस बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज आर। मैंने आपको इस तरीके से आंसर फ्रेम किया है जो कि आप अपने मेंस में लिख सको, क्यों कहा जाता है कि ये ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस है। क्योंकि प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को रन करते हैं, फिर यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, इन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो रीजन हुआ कि नहीं हुआ, वो रिसोर्सेज के कस्टोडियन होते हैं, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं उनकी कस्टडी कहीं ना कहीं करते हैं, उनको वो सेफ गार्ड करते हैं। कल्चरल इनोवेटर्स होते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को सेफगार्ड करते हैं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से इंस्पायर होकर सस्टेनेबल टेक और टूरिज्म में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो बिजनेस पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं होते हैं, अगर गवर्नमेंट का प्रॉपर सपोर्ट होता है तो वो एंटर करने में उनको मदद मिलती है जो ट्राइबल्स होते हैं, जिससे जॉब बढ़ेगी और वैल्यू चेन अच्छी होगी, ठीक है। अब नोटिस करिए चैलेंजेस क्या क्या हैं जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को फेस होते हैं। मार्केट का एक्सेस प्रॉपर नहीं होता, कैपिटल और क्रेडिट प्रॉपर नहीं होता, अवेयरनेस सही नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पुअर होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वीक होगा, कनेक्टिविटी वीक होगी, मिडिलमैन एक्सप्लॉयटेशन जिसे आप ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल्स भी कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आपसे एक इंसान एक्स जहाँ पे है उसे वाई जहाँ पे जाना है, तो एक मिडिल मैन बोले भैया हम लेके चलते हैं ना आपको, और इस एक्स को कुछ नहीं पता जंगल के अलावा, तो अक्सर क्या होता है मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल्चरल बैरियर्स भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं कि भैया हम अगर बिजनेस सिस्टम में एंटर कर जाएंगे तो व्हाट इफ हमारा कल्चर पूरी तरीके से तबाह हो जाए, XYZ चीज़ें जो भी आती हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज नथिंग बट जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द चैलेंजेस। तो यहाँ पे क्या करोगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, मार्केट का लिंकेजेस करना होगा, इंफ्रा लॉजिस्टिक्स को और अच्छा करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, मेंटोरशिप करनी पड़ेगी, स्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिससे जो लोग हैं जो जिनको पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए, वो और अच्छे तरीके से मिल पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2006 का क्या लिखा हुआ है कि भाई जो नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री है जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को एश्योर करती है शेड्यूल ट्राइब के एक्ट का, तो ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स को लेकर के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिल्ली रेड फोर्ट का जो एक्सप्लोजन था उसके बाद वाले इंसिडेंट के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा था मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था रेड फोर्ट में नई दिल्ली में, जिसमें मल्टीपल व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली 13 लोग मरे थे। इसमें जो ओरिजिनेट हुआ था कहीं ना कहीं I-20 जो कार थी उसकी पार्किंग में ये चीज़, मतलब पार्क थी I-20 कार और वहाँ पे ये चीज़ हुई थी, तो अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट है ये। अब मैं पॉइंट करता हूँ यहाँ पे जैसे ही ये एक्सप्लोजन हुआ फॉरेंसिक रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स थे, जो और के डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे, वो आए और इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया। अगर मैं चैलेंजेस बताऊं तो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ उससे बहुत सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए हीट और प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स का सहारा लेकर के ये जो एविडेंसेस हैं उनको हासिल करने का कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे और कैसे हो रहा है। क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन तो हो ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हो। मेन चीज़ क्या है, ये साइंटिफिक मेथड्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में क्या है, ये पता किया जाएगा कि भाई साहब कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर ब्लास्ट को करने में। फिर आप देखोगे FTIR, ATR, FTR, ये सब देख क्या लग रहा है, ये साधारण सी भाषा में ये देखा जाएगा कि जो
जो आपका एक्सप्लोजिव था उसका कॉम्पोजिशन क्या था। अगर हमने केमिकल पता चल गया तो वो जो कॉम्पोजिशन क्या है उसका, उसमें से, और ये कैसे, ये किस तरीके से यूज़ की जाती है, इस टेक के अंदर सैंपल में कितनी ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके सहारे से पता चलाया जाता है कि भैया ये जो एक्सप्लोजिव था इसमें और कितने कंपोनेंट्स मिक्स थे। फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पे जो एग्जैक्ट कंपाउंड होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक तरीके से। फिर आप नोटिस करोगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं उसका एलिमेंटल मेकअप देखा जाता है कि आखिर जो ब्लास्ट हुआ है इसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जो कंपाउंड है, जो एक्सप्लोजिव है, उसका एलिमेंटल मेकअप क्या है, मतलब किस तरीके से फंडामेंटल लेवल पे ये इस्तेमाल करके बनाया गया था। थर्मल एनालिसिस में क्या होगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि जो एक्सप्लोजिव है उसकी कितनी स्टेबिलिटी है और कितना मूव किया है, ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। ये अलग अलग मेथड्स हैं, इसके ऊपर और भी अगर आर्टिकल आते हैं तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अब नोटिस करिए यहाँ पे 24 में क्वेश्चन क्या पूछा है, रडार का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है। स्ट्रेट अवे पूछे नहीं पूछे, आप खुद देखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स यहाँ पे एक्सरे के लिए करते हैं कि रडार करेंगे, तो आप आसानी से बोल दोगे ओनली T2। फिर देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, आपने सुना होगा यहाँ पे किस लिए किया गया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता करने में अलग अलग स्पीशीज जो होती हैं फौना की, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर ये उस समय आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में था तब ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। बट अभी सिर्फ मैं क्या शो कर रहा हूँ कि कैसे आर्टिकल जो करंट में होते हैं उसको रिलेट करके यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, इंडिया ने अपने स्टैंड बताया है COP30 की, बेलम समिट जो हो रही COP30। इंडिया ने अर्ज किया है कि भाई साहब हमें जो है प्रायोरिटाइज करना होगा क्लाइमेट का एडेप्टेशन। अब ये क्या है, आप नोटिस क्या होगा, TRRF के ऊपर बात हो रही है, TFF के ऊपर बात हुई है यहाँ पे, जहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक फंड बनाया जाएगा जहाँ पे लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन इंफ्रा में। अब जो उससे रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न से उस देश में जो कुछ भी एफॉरेस्टेशन किया गया है, जो पेड़ लगाए गए हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर डॉलर में दिया जाएगा। तो इंडिया ने कहा भाई सब कुछ ठीक है, हम एज एन ऑब्जर्वर भी ज्वाइन करते हैं, बट हम यहाँ कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया हमें ना जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्किटेक्चर है उसको हमें नहीं चेंज करना चाहिए, उसको हमें ऑल्टर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट का पूरा आर्किटेक्चर था वो बना किस पे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो कॉमन हैं लेकिन डिफरेंट हैं। अब जैसे क्या होता है, आप घर में हो, आपके पास भी एक जिम्मेदारी एक्स है, वही सेम जिम्मेदारी आपके पापा के पास भी, वही सेम जिम्मेदारी एक्स भी है, लेकिन वही सेम जिम्मेदारी आपकी मम्मी के पास भी है, आपकी पूरी फैमिली, वही जिम्मेदारी एक कॉमन है एक्स। तो एक बात बताओ, लेकिन क्या वो सेम फ्रीक्वेंसी में है, क्या उसकी सेम क्वांटिटी है। आपके ऊपर मान लो 1 यूनिट है, उनके पास 2 यूनिट है, अगले के पास 4 यूनिट है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्स ही है लेकिन वो डिफरेंट हो रही है। तो सेम चीज यहां पे है, कॉमन क्या है, कॉमन इज पोल्यूशन एक्स। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कंट्री आपका मान लो एक अमेरिका है, तो अमेरिका क्या है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन कर रहा है, और वहीं पे अगर छोटा सा एक आइलैंड देखा जाए वो भी पोल्यूशन कर रहा है। लेट्स से मालदीव का एग्जांपल ले लो। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, ये जो आपका प्रिंसिपल है कहता है कि भाई साहब दोनों लोग एक्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी भी बनती है एक्स को लेकर के, लेकिन जिम्मेदारी समान नहीं है। अगर जो आपका मालदीव है वो 1 लाख रुपए दे रहा है, तो ये नहीं कि यूएसए भी 1 लाख रुपए दे, यूएसए की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उन्होंने इससे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, ठीक है, क्यों, तो उनकी जिम्मेदारियां भी अलग होंगी। तो इनको 1 लाख नहीं, इनको कम से कम अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 1 करोड़ देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक बात बता रहा हूं मैं, ये 1 लाख 1 करोड़ पे मत जाना आप, ये मैं सिर्फ एक लेमन भाषा में रिलेट कर रहा हूं आपके साथ। तो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इंडिया ने मैसेज किया है कि भैया हम लोग इक्विटी और CBDR को बहुत अच्छे से रीअफर्म करते हैं, रीअफर्म करते हैं उस चीज़ को, और ये चीज़ कही है कि पेरिस एग्रीमेंट का जो फंडामेंटल आर्किटेक्चर है उस पर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मतलब हमने ये चीज़ सजेशन दे रखी है। साथ ही साथ जो आपका नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का टॉपिक है वो भी यहाँ पे आता है। व्हाट इज नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब एक देश कितनी मात्रा में प्रदूषण को कम करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा कि क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं रुके, तो ये उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। अब नोटिस करिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, जैसे LMDC देख रहे हैं, ये क्या है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे बेसिक है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, जो डेवलप नेशन है उनको रीच आउट करेंगे, भाई आप लोग निगेटिव एमिशन टेक में इन्वेस्ट करिए, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों ने जितना प्रदूषण फैला रखा है ना उसको कम करने पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो इंडिया ने अभी भी अपना नेशनल अडेप्टेशन प्लान नहीं अपडेट किया है, नहीं दिया है, और अपना जो एनडीसी अपडेटेड है वो भी करना है फॉर 2035। अब देखो यहाँ पे इतना ही है, आपको ये नहीं कब एकदम डिटेल में जाओ। कॉप 30 कहाँ हो रही है, बेलम ब्राजील में हो रही है। इसी बार क्वेश्चन रशिया 16th ब्रिक्स समिट के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, जहां पे उन्होंने सिर्फ एक टर्म को रिप्लेस करके स्टेटमेंट को गलत कर दिया था। अब मैं बात करता हूँ 2016 का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो क्या बोलोगे, प्लान ऑफ एक्शन विच इज आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यही तो कहा मैंने कि भैया एक कंट्री कितना क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में कंट्रीब्यूशन देगी। फिर देखिए 2022 सीएपीएफ यूपीएससी में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, तो है, देखिए यही तो है ना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की डिटेल मैं नहीं लेके गया हूं, आपको ऑब्वियसली पता है दिल्ली में पोल्यूशन है। अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं, की टर्म्स क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर आप नोटिस को ग्रैप लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रैप 3 लिखा हुआ है। अब इस वजह से जरूरी हो जाता है, यहाँ पे नोटिस करो क्या लिखा है, सीपीसीबी वर्ड लिखा हुआ है। तो 3 आपके लिए स्टैटिक पोर्शन निकाले, मैंने क्या कहा, सीएसपी मेथड क्या बोलता है, करंट, ये है आज करंट की न्यूज। एज फॉर स्टैटिक, इस न्यूज के अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं जो स्टैटिक हैं तो उनका इस्तेमाल किया। अब इसका पीवाईक्यू देखते हैं, तो पहले देखने के लिए ग्राफ देखते हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये सीपीसीबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, जितना प्रदूषण रहेगा उसके अकॉर्डिंग स्टेप लिए जाएंगे। अगर प्रदूषण 201 से 300 है, स्टेज 1 होगा, यहाँ पे डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, वेस्ट बर्निंग को बैन किया जाएगा। मतलब ये चीज अगर एयर क्वालिटी 200 से 300 जाती है तो वहां पे ये तुरंत का तुरंत ग्रैप का रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। मान लेते हैं 300 ज्यादा जाएगी, तब क्या हो, ग्रैप 2 आ जाएगा, और मान लेते हैं 400 के ऊपर चली गई तो ग्रैप 3 आ जाएगा, और फिर अगर और सीवियर होती है तो ये आपका चला जाए कहाँ पे, ग्रैप 4 के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्रैप 2 है इसके अंदर डीजल, इन जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रमोट किया जाता है। जो डीजल गाड़ियां होती हैं उनमें पर्टिकुलेट मैटर्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत पुरानी है तो पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा रिलीज करती हैं। रोड की क्लीनिंग की जाती है। थर्ड में देखोगे तो कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है एक्सेप्ट एसेंशियल। फोर्थ में क्या होता है, जो स्कूल है उसको बंद कर दिया जाता है, नॉन एसेंशियल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। कुल मिला के सब क्यों किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कहीं ना कहीं रोका जा सके वर्ष होने से पहले। ये है ग्रैप। अब यहाँ पे सेंट्रल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ये 2021 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जुरिस्डिक्शन यहाँ पे है। ये करती क्या है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट। ग्रैप को एनफोर्स करने का काम इसी CAQM का होता है। कॉम्पोजिशन कहा जाए इस बॉडी का क्या है, चेयरपर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग जो आपकी इन्वायरमेंट की बॉडीज हैं या फिर जो इन्वायरमेंट से रिलेट करती हैं किसी न किसी फॉर्म में, वहां पे वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी बताया मैंने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको डेवलप कर रखा है। अब इसमें क्या होता है, जो आप लोग देख रहे हो अलग अलग लेवल पे बोलते हैं ना, हाँ 0 से 50 हो गया, 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, तो कैसे नापा जा रहा है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स जैसे PM2.5, फिर आप देखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, आप सोच के देखो, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं है। फिर आपको पता होना चाहिए क्या यहाँ पे मीथेन है, नहीं मीथेन भी इसमें नहीं है। वही चीज़ पूछिए कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, मीथेन है क्या, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 2, 3 एंड 4 इज द राइट वन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक हियरिंग कर रहे थे जहां पे बात किसके ऊपर हो रही थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपको पता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, और लेसर फॉरिकन जो एक स्पीशीज है, ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने PS नरसिम्हन ने कहा है, क्रिटिसाइज किया बेसिकली कि भैया जो आप वेस्टर्न ओरिजिन एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को ले करके आ रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब कहा क्या उन्होंने, मतलब जो हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो वेस्टर्न ओरिजिन पे कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, तो उन्होंने कहा है कि भैया जो वेस्टर्न ओरिजिन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोसेंट्रिक है। मतलब जहां पे अगर किसी
कंजर्वेशन हो रहा है वो ह्यूमन सेंटर्ड है। फोकस ये होता है भैया पहले ह्यूमन का वेलफेयर होगा रैदर देन डूइंग वेलफेयर ऑफ सम अदर स्पीशीज, क्योंकि ह्यूमन भी तो एक स्पीशीज है। तो यहाँ पे ह्यूमंस कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया किसी को कितना वेटेज देना है, किसी को कितना ज़्यादा कंजर्वेशन देना है। तो वो डिसीजन के लिए क्या होता है, वो डिसाइड करने के लिए जो अलग स्पीशीज हैं उनकी कितनी वैल्यू है, उनकी वैल्यू के अनुसार उन्हें क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो इसी को डिनाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्हें कहा भाई साहब सुनो, इधर आओ, कान खोलो, आपको किसी की वैल्यू के हिसाब से नहीं वरीयता देनी है, वो अपने आप में खुद की उसकी वैल्यू है। तो इस वजह से ये जो बिब्लिकल रूट है इस आइडिया को उन्होंने डिनाई किया है। कहा है कि भाई साहब जो ह्यूमंस हैं, क्योंकि बिब्लिकल में क्या होता है, ह्यूमंस आर ऑन टॉप ऑफ क्रिएशन। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या होता है, ये चीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटेंशन होने में कहीं ना कहीं और ज़्यादा सीवियर कर देती हैं, क्योंकि हेल्प नहीं हो पाती, क्योंकि ह्यूमंस अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि उनका धर्म कहीं ना कहीं वैसी चीज़ जा रही है। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा केस का बैकग्राउंड एक बार आप पढ़ लेना। जस्ट जुडिशियल स्टैंड जो आपके मेंस के लिए ज़रूरी है, यही सेम चीज़ रेड सैंडर्स के रिगार्ड में कहीं ना कहीं कही गई थी, जहाँ में कहा गया था भैया जो आपकी रेड सैंडर्स होते हैं, जो लाल चंदन जिसे कहते हैं, हर एक स्पीशीज के अंदर एक इंट्रिंसिक वर्थ होती है। तो उस वर्थ पे जाना चाहिए रादर देन ये देखना कि अगर कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर वस्तु, कोई स्पीशीज ह्यूमंस के लिए कितनी यूजफुल है उसके अनुसार उसका कंजर्वेशन नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इकोसेंट्रिक अप्रोच के ऊपर ध्यान दिया है। जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान के पास राइट है टू लिव एंड को एग्जिस्ट टुगेदर, ये चीज जरूरी है। और कहा है सिटीजन्स को कि भैया कंपैशन दिखाएं हर एक क्रिएचर को लेकर के। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है ह्यूमन सेंटर टू नेचर सेंटर एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। तो अब ये चीज क्या शो कर रही है कि जो इंडियन बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए नेचर सेंटर्ड अप्रोच पे। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होगा तो ह्यूमंस केवल उसे वरीयता देगा जो कि जरूरी है ह्यूमंस के लिए, बट ये नहीं करना चाहिए। करना ऐसे चाहिए कि उस अपने में उसकी वर्थ क्या है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज की, और उसकी जो वर्थ होती है वो नेचर के हिसाब से डिसाइड होती है, क्योंकि हर एक स्पीशीज कोई ना कोई अहम रोल प्ले करती है। और हमें वो नहीं डिनाई करना चाहिए, बस ये नहीं करना चाहिए अपना ही अप्रोच हम लेके चलेंगे, हमारे लिए कोई फायदा है तो बस फायदा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।